नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम संसद का अध्ययन करेंगे। संसद तो मित्रों भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। इस संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल होते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है? भारत में जो राज्यसभा का चुनाव होता है उसमें कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो मित्रों, राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राज्यसभा का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा। इसमें कौन भाग लेते हैं? विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष तरीके से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। इसमें 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इस तरह से राज्यसभा में 245 सीटें होती हैं, लेकिन अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स, राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये देख रहे हैं, ये भारत की पुरानी संसद है। इस संसद में क्या शामिल है आप जानते हैं? संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल है। और इसमें राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष विधि से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, संघ के मंत्री। जो मंत्री होते हैं उनकी शपथ का प्रारूप किस में दिया गया है? तो मित्रों, संविधान की अनुसूची 3, संविधान की तीसरी अनुसूची में पद और गोपनीयता के लिए जो शपथ ली जाती है उसका विवरण मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अनुसूची प्रथम में क्या मिलता है? अनुसूची प्रथम में भारत के राज्य क्षेत्र का विवरण मिलता है। जो भारत का राज्य क्षेत्र है उसमें कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसका विवरण किसमें मिलता है? अनुसूची प्रथम में। अनुसूची द्वितीय में क्या मिलता है? इसमें वेतन का विवरण मिलता है, वेतन, भत्ता, पेंशन। और अनुसूची 3 देखा जाए तो इसमें शपथ का विवरण मिलता है। अनुसूची 3 में शपथ का विवरण मिलता है। शपथ ग्रहण करते हैं पद से ग्रहण करने से पूर्व, तो शपथ का विवरण मिलता है अनुसूची 3 में। और अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा सीटें, राज्यसभा सीटों का आवंटन। अनुसूची 3 में शपथ का है, अनुसूची 4 में राज्यसभा सीटों के आवंटन की व्यवस्था की गई है। जैसे यूपी में 31 राज्यसभा सीटें हैं, तो इसका विवरण मिलता है हमें अनुसूची 4 में। इसी तरह से मित्रों, अनुसूची 11 पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है और अनुसूची 12 नगर पालिकाओं से संबंधित है। क्वेश्चन 3, भारत में लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो मित्रों, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा स्पीकर बने थे। कौन बने थे? जीवी मावलंकर। अगर महिला देखा जाए तो मीरा कुमार प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी और जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा स्पीकर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, यदि प्रश्न उठता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात की पुष्टि कौन करेगा? तो मित्रों, लोकसभा अध्यक्ष। इस समय ओम बिड़ला है, लोकसभा अध्यक्ष निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। पहली महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। और वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिड़ला। इस तरह से लोकसभा स्पीकर निश्चित करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं। स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, हम संविधान और राज्य व्यवस्था से विभिन्न टॉपिकों पे वीडियो लगातार अपलोड कर रहे हैं। अनेक वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, पुनः कह रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, भारत की संसद में किस समिति को संसद की तीसरी आंख कहा जाता है? तो मित्रों, जो लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति को संसद की तीसरी आंख कहा जाता है। इसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। इस तरह से लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य शामिल होते हैं। लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति को प्राकरण समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन। इसी तरह से
इसे संसद की तीसरी आंख भी कहा जाता है। संसद की तीसरी आंख किसे कहा जाता है? तीसरी आंख कहा जाता है लोक लेखा समिति को। ठीक है स्टूडेंट्स, लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के शामिल होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के कुल मिलाकर के 22 सदस्य शामिल होते हैं। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता, जो विपक्ष का नेता होता है वह लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी है। जो संघ की कार्यपालिका है वह किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मित्रों लोकसभा के प्रति। जो संघ की कार्यपालिका होती है, जो मंत्री परिषद होती है, वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। अर्थात जब तक इसको लोकसभा में बहुमत होता है, जैसे 272 होते हैं 543 में से, तभी अस्तित्व में रहती है। इस तरह से संघ की कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और संघ की कार्यपालिका शक्ति देखा जाए स्टूडेंट्स, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति पूछा जाए तो किसमें नियुक्त होती है? राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होती है, क्योंकि राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। देखा जाए तो राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। इस तरह से संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति होता है संवैधानिक अध्यक्ष। और संघ की कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मित्रों अभी हमने पढ़ा मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि किसी दल के नेता को या गठबंधन के नेता को 272 सीटें हासिल हो जाती हैं तो वह मंत्री परिषद का गठन करता है। और इस तरह से मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होती है, लेकिन वास्तविक शक्ति देखा जाए, जो वास्तविक शक्ति होती है वह वास्तविक शक्ति किसमें नियुक्त होती है मित्रों? तो वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद में। वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद में नियुक्त होती है, लेकिन संवैधानिक शक्ति देखा जाए तो संवैधानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रपति में शक्ति निहित होती है। नेक्स्ट, संघीय सरकार, जो भारत में संसदीय सरकार होती है, यह संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। ठीक है मित्रों, उत्तरदायी सरकार क्या होता है? संसदीय शासन प्रणाली में जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें प्रणाली में क्या होता है? मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो मंत्री परिषद होती है ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। इस तरह से देखा जाए भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, ब्रिटेन में भी संसदीय शासन प्रणाली है। इसकी खासियत होती है उत्तरदायित्व, क्योंकि यह एक उत्तरदायी सरकार होती है, उत्तरदायी होती है। लेकिन इसमें एक कमी ये होती है कि इस प्रणाली में स्थायित्व कम पाया जाता है। ठीक है मित्रों, इस तरह से इसमें क्या होता है? स्थायित्व कम पाया जाता है, लेकिन उत्तरदायित्व पाया जाता है। क्वेश्चन 9, भारतीय संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब हो सकती है? तो संविधान के आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा राज्यसभा में किसी विधेयक को लेकर के मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। और ऐसे मामले केवल साधारण विधेयक होते हैं। संयुक्त अधिवेशन साधारण विधेयक पर ही बुलाया जा सकता है। संविधान में संशोधन करने के मामलों पर या धन विधेयक के मामले पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधान परिषद को समाप्त कर सकता है? कौन विधान परिषद को समाप्त कर सकता है? तो मित्रों संविधान में आर्टिकल है 169 आर्टिकल 169 में विधान परिषद के सृजन और उत्साधन की व्यवस्था की गई है। इस तरह से विधान परिषद का निर्माण करना और उसे समाप्त करने का कार्य किसको सौंपा गया है? इसे सौंपा है संसद को। संसद
अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का निर्माण कर सकती है और विधान परिषद को समाप्त भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, भारत की संसद को व्यक्त होता है, भारत की संसद में व्यक्त होता है अर्थात भारत की संसद में क्या शामिल है, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। स्टूडेंट्स, आर्टिकल 79 में भारत की संसद की व्यवस्था की गई है और इसमें कौन शामिल है, इसमें एक शामिल होता है राष्ट्रपति। संसद में राष्ट्रपति शामिल होता है, आर्टिकल 52 में व्यवस्था की गई है। इसमें एक शामिल होती है राज्यसभा, राज्यसभा भी संसद में शामिल होती है और एक शामिल होती है इसमें लोकसभा। इस तरह से मित्रों राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। इस तरह से राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा संसद के अभिन्न अंग हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, भारत का संविधान भारत की संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रदान करता है। तो भारत में कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो मित्रों संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अब पूछा जाए वास्तविक शक्ति, तो वास्तविक शक्ति किस में होती है, तो वास्तविक शक्ति होती है मंत्रिपरिषद में। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। संवैधानिक शक्ति राष्ट्रपति में, लेकिन वास्तविक शक्ति देखा जाए तो वास्तविक शक्ति किसमें है, मंत्रिपरिषद में। ठीक है स्टूडेंट्स, मंत्रिपरिषद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30, निम्न में से भारतीय संघ में नए राज्यों में प्रवेश करने की शक्ति किसे दी गई है। नए राज्यों का निर्माण करना, प्रवेश करना, वर्तमान राज्यों के नामों में, क्षेत्रों में, सीमाओं में ये परिवर्तन करने का कार्य कौन करता है, तो स्टूडेंट्स संसद क्या करती है, नए राज्यों का निर्माण करती है। पुराने जो राज्य होते हैं उनकी सीमा में बदलाव करती है, नामों में परिवर्तन करती है, क्षेत्रों में बदलाव करती है। इस तरह से ये अधिकार संसद को दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे संविधान आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2 के तहत क्या है, संघ में नए राज्यों को प्रवेश या उनकी स्थापना की जा सकती है। इसी तरह से आर्टिकल 3 है, इसमें क्या है, राज्यों का निर्माण किया जाता है। राज्यों का निर्माण, यदि कोई नए राज्य निर्माण करना है तो आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। भिन्न भिन्न समय पर नए राज्य निर्माण किया जाता रहता है। जैसे गोंडवाना एक नया मांग की जा रही है। गोंडवाना राज्य मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को मिलाकर के गोंडवाना राज्य के बनाए जाने की मांग की जाती रही है। इसी तरह से राजस्थान में मरुभूमि प्रदेश बनाए जाने की मांग की जाती रहती है। इस तरह से आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, संसद का एक गैर सदस्य अधिकतम कितने समय के लिए मंत्री बन सकता है। कोई संसद का सदस्य कितने समय तक मंत्री बन सकता है, तो मित्रों 6 महीने तक। कोई संसद का सदस्य मंत्री बनता है तो 6 महीने तक मंत्री बन सकता है। 6 महीने के अंदर उसे सदस्य बनना होगा, सदस्य बनना होगा। अगर सदस्य नहीं बनता है तो उसकी मंत्रिमंडल में जो अवधि है वो समाप्त हो जाएगी, मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं रहेगा। इस तरह से यदि उसे भविष्य में आगे भी मंत्री बनना है तो संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है स्टूडेंट्स। 6 महीने में मंत्री तभी मंत्री रह सकता है जो 6 महीने के अंतर्गत वह सदस्य बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, भारत में संसद के एक सदन की गणपूर्ति, गणपूर्ति को हम कोरम कहते हैं। कोरम या गणपूर्ति का अर्थ है संसद की वैध कार्यवाही तभी होगी जब कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित होंगे। 1/10 सदस्य लगभग 55 मेंबर्स प्रेजेंट होंगे तभी सदन की वैध कार्यवाही होगी। स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल वाली घंटी भी बजा दें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।